गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो आज बच्चों आज का जो टॉपिक है वह हमारा है एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिकों में अंतर। तो कल बच्चों जो हम पढ़े थे, कल वाले वीडियो में हमने जाना था कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और सजाती श्रेणी की क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जाने थे। और आज जो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिकों में अंतर। तो कल हमने देखा था कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं और एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं। तो बच्चों आप जाने थे कि जो एरोमेटिक होते हैं उनकी जो श्रृंखला होती है वह बंद होती है और जो हमारे एलिफैटिक यौगिक होते हैं उनकी जो श्रृंखला होती है वह खुली होती है और वह शाखा युक्त भी हो सकते हैं। बच्चों आज हम जानेंगे कि एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक में क्या अंतर है। तो बच्चों एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक में अंतर बहुत से है। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 1। तो बच्चों कहा जा रहा है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये जो है समृद्ध श्रृंखला युक्त होते हैं। समृद्ध श्रृंखला युक्त होते हैं। कहने का मतलब यह है इनके बीच जो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच वह आपका क्या होता है, उनसे जो आपका बॉन्ड बनता है पूरा पैक होता है, यानी बंद श्रृंखला इनका होता है। लेकिन जो हमारा जो एलिफैटिक होता है वे क्या होते हैं बच्चे, ए होते हैं विवृत का मतलब होता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वह आपका क्या होता है, ओपन होता है, निकोलस चेन होता है। तो ए विवृत श्रृंखला युक्त होते। इस बात को आपको बच्चों ध्यान में रखना। आप कह सकते हैं जो आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं वे क्या होते हैं, समृद्ध श्रृंखला युक्त होते हैं, और जो हमारे एलिफैटिक होते हैं वह क्या होते हैं, विवृत श्रृंखला युक्त होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें बच्चों। तो दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है जो आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं यदि हम उनको जलाते हैं तो बच्चों ये जो है धुएंदार ज्वाला के साथ चलते हैं। किस प्रकार से चलते हैं, समांतर धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। इसके कहने का मतलब यह है बच्चों, यानी जब हम एरोमेटिक यौगिक को जलाते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। लेकिन अगर हम एलिफैटिक यौगिक को जलाते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई धुआं नहीं निकलता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक धुएंदार ज्वाला से नहीं जलते, एक धुएंदार ज्वाला से नहीं जलते। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, जो आपका एलिफैटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक होता है इसमें आपका जो अल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। आपने देखा था कि जो हमारा बेंजीन है यानी बेंजीन की जो संरचना है बच्चों वह देखिए इस प्रकार से होता है हमारा बेंजीन, और यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट यानी दोनों रेखाएं कट कर रही है यहाँ पर हमारा कार्बन होता है। अब यहाँ देखिए जो बेंजीन की संरचना होती है इसमें हमारा बच्चों अल्टरनेट क्या होता है, सिंगल और डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड। यानी आप कह सकते हैं बच्चों
कि जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें सिंगल और डबल बॉन्ड जो है क्रम में होते हैं। तो हम बच्चों इसको कह सकते हैं कि इनमें एकल व द्विबंध क्रम में रहते हैं। और बच्चों जो आपका एलिफैटिक होता है उसमें आपका जो एक द्विबंध या एक बंध की बात कही गई है, क्रम में रहते हैं एरोमेटिक में, लेकिन इनका कोई भी क्रम नहीं होता। यानी आप लिख सकते हैं कि एलिफैटिक यौगिक या कह सकते हैं ए यौगिक या इनके यौगिकों में डबल बॉन्ड का या डबल और सिंगल बॉन्ड का कोई क्रम नहीं होता। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनमें एकल व द्विबंध का क्रम नहीं होता। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। बच्चों देखिए आपके जो एरोमेटिक होते हैं वे क्या होते हैं, ये जो होते हैं जो समांतर कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, आप चौथा पॉइंट में यानी 4th नंबर में कह सकते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, और जो हमारे एलिफैटिक यौगिक होते हैं ये बच्चों अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में आप आसानी से डिफरेंस बता सकते हैं। देखिए बच्चों आपका जो 5वां पॉइंट है यह कहा जा रहा है इनमें सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण आदि प्रतिस्थापन क्रियाएं सरलता से हो जाती है। यानी कि जो भी आप सल्फोनीकरण की क्रिया होती है, नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, यह जो है एरोमेटिक यौगिकों में आसानी से होती है, लेकिन इनमें जो होता है एलिफैटिक जो यौगिक होते हैं इनमें प्रतिस्थापन अक्रियाएं जो है सरलता से नहीं होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कि इनमें प्रतिस्थापन इसमें सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण आदि प्रतिस्थापन अक्रियाएं सरलता से हो जाती है, लेकिन बच्चों जो हमारे एलिफैटिक यौगिक होते हैं इनमें जो हमारा सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण और प्रतिस्थापन जो क्रियाएं होती हैं वह आसानी से नहीं होती हैं। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप अगर एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करके बताते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं तो क्या होते हैं, जो ए समृद्ध श्रृंखला युक्त होते हैं, लेकिन जो हमारा एलिफैटिक होता है ए विवृत श्रृंखला युक्त होते हैं। यानी इनकी श्रृंखला जो होती है बंद होती है और इनकी जो श्रृंखला होती है वह खुली होती है। आप इसको पढ़ भी चुके हैं। इन देखिए बच्चों आपको दूसरा पॉइंट बताएगा कि जो एरोमेटिक होते हैं वह धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन जो हमारे एलिफैटिक यौगिक होते हैं यह धुएंधार ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों,
कहा गया है कि ये जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनमें एकल व द्विबंध क्रम से रहते हैं या क्रम में रहते हैं, लेकिन जो हमारा एलिफैटिक यौगिक होता है इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो क्रम होता है वह निश्चित नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट आपसे चौथा पॉइंट बताया गया कि जो आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं और जो हमारे एलिफैटिक होते हैं वे अधिक क्रियाशील होते हैं। और फिर आपसे लास्ट नंबर 5वां नंबर बताया गया है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं यह नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण आदि प्रतिस्थापन क्रियाएं सरलता से इनमें हो जाती है, लेकिन एक क्रिया यानी सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और प्रतिस्थापन क्रियाएं जो है एलिफैटिक यौगिकों में आसानी से नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप जाने कि एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिकों में क्या अंतर होता है। अब चलिए बच्चों हम आते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे हम। हाइड्रोकार्बन अब देखिए बच्चों अगर इसको हम अलग कर देते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रो से हमारा बन जाता है हाइड्रोजन और कार्बन तो हमारा है। तो आप कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से संयोग करके यौगिक बनाते हैं उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जैसे बच्चों मान लीजिए हमारा CH4 हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। इसमें देखिए हमारा एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी प्रकार हमारा देखिए C2H6 है, इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसे हम एथेन कहते हैं। CH4 का नाम बच्चों होता है मेथेन और C2H6 का नाम होता है एथेन। इसके बाद देखिए आपका बच्चों C2H2 जिसे हम कहते हैं एसिटिलीन। तो देखिए बच्चों यह जो हमारे तीनों यौगिक हैं कार्बनिक, ये किस प्रकार के हैं, हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें केवल देखिए आपके कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जब कोई भी कार्बनिक यौगिक केवल आपका कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़कर मिला होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बच्चों जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो कौन कौन से, तो बच्चों जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा हमारा होता है वह होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो हमारा असंतृप्त होता है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब देखिए बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो बच्चे जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें
जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वह केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप कह सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु में से प्रत्येक चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बताया गया? यानी कि जो भी आपका कार्बनिक यौगिक हो उसमें जो आपकी कार्बन होता है उनकी जो चारों संयोजकताएं होती हैं वे अगर केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आपको हमने बताया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे हमने बताया मीथेन का नाम लिया, उसके बाद हमने आपको एथेन बताया, इसका फॉर्मूला C2H6। अब देखिए बच्चों, ये जो आपके मीथेन और एथेन होते हैं इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कैसे? देखिए यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो उनकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, या आपका मीथेन का समझना होता है। इसमें देखिए जो हमारा कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हमारा जो मीथेन होता है वह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है बच्चों? तो आप कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन जो हमारा एथेन है, इसको देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 3 पहले कार्बन से, 1 2 यहाँ हो गया 3। अब 3 बचे हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन के साथ हम जोड़ देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए कार्बन की जो संयोजकता है चारों वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरी हुई है। देखिए 1 2 3 4, यानी इस कार्बन की चारों संयोजकता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। यहाँ दूसरी कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 4, यानी दूसरे कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या है? जुड़ी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो मीथेन और एथेन है हमारा, यह किस प्रकार का यौगिक है? तो आप कहेंगे एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों आपने जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वह केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम आते हैं और एक बात और भी आप याद रख लीजिए, जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+। क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। यहाँ जो आपका n है वह नंबर है, यानी n का मान आप रखते जाएंगे तो आपको मिलेगा कि हमारा फर्स्ट एल्केन क्या है। ये आप एल्केन का भी आप बता सकते हैं सूत्र, जो है एल्केन का सूत्र है। तो आप जो एल्केन होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें केवल आपका सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो देखिए अगर आप n का मान 1 रखेंगे तो आपका मिलेगा प्रथम एल्केन सदस्य, प्रथम एल्केन श्रेणी का जो सदस्य होगा, और 2 रखेंगे तो दूसरा तत्व मिलेगा। और देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ देखिए 2 रखने पे तो मिला, अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 3C3, और यहाँ 3 दूना 6 2 8, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए आप किस प्रकार से श्रृंखला मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनाते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन को आप क्या करिए? पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है? 8। अब एक कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन हमारा 3 बॉन्ड बना 1 2 3। अब इस कार्बन की देखिए जो संयोजकता है बच्चों वह पूरी हो गई, 1 2 3 4। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वह 1 2, यानी केवल 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी 2 बॉन्ड। तो इसको इस कार्बन को हम की जो संयोजकता है 2 हाइड्रोजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ भी इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, यानी 1 2 3 4। अब देखिए हमारा लास्ट वाला जो कार्बन बचा हुआ है इसकी संयोजकता 1 है, तो हमको 4 बनाना है। तो 4 बनाना है तो 3 हाइड्रोजन हमको इस कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन की जो संख्या है 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो देखिए आपका इसका जो सामान्य नाम होता है वह होता है प्रोपेन। यह आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जब आपको सिखाया जाएगा तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि इसका इस कंपाउंड का जो नाम है यानी यह जो हाइड्रोकार्बन है इसका नाम आपका प्रोपेन इस प्रकार से होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है जो हमारे एल्केन श्रेणी के तत्व होते हैं वह किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब चलिए हम आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, पहले आप इसको ध्यान से सुनिए। बात वाला बच्चों वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक संयोजकता बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की श्वेत चलिए आप सीधे कह दीजिए जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। सीधी सी बात आप कह सकते हैं, यानी वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जो है अपनी संयोजकता को या अपने अष्टक को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो बच्चों आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसका जो समान होता है इसके अंतर्गत आपके एल्कीन आते हैं। क्या आते हैं? एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अब देखिए यहाँ अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? C1H। तो इस प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं बनता है, तो आपका नहीं है। अब यहाँ देखिए अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा? C2H4। तो आपको देखिए आपका होता है एथीन। क्या होता है? एथीन। तो देखिए एथीन जो आपका बच्चे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इनके बीच आपका डबल बॉन्ड लगता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है उनके साथ 2 हाइड्रोजन हम इस कार्बन के साथ और दूसरा के साथ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच डबल भी है और सिंगल भी है। तो आप कह सकते हैं कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या कह सकते हैं आप वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन कहलाते। तो देखिए यह आपका जो एथेन होता है बच्चों एथीन होता है वह आपका क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बच्चों बस आपको यही बात याद रखनी है, असंतृप्त में और संतृप्त में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच आपका जो बॉन्ड होता है सिंगल होता है, लेकिन जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वह हमारा डबल होगा और ट्रिपल हो सकता है, तभी हम उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देख लीजिए बच्चों एक और यहाँ पर मान लीजिए कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से इसकी संयोजकता इस प्रकार से देखिए आपका क्या है? यहाँ देखिए जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है कितने की बन रहा है? 3 त्रिबंध बन रहा है। तो अभी हमारा किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन? तो आप कहेंगे हमारा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त कहते हैं। और जिन कार्बनों में डबल या सिंगल बॉन्ड हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बच्चों आप देखिए कि आपका जो क्या है? एथीन है। एथीन आपका क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एथाइन इसको आप कह सकते हैं, एथाइन भी कह सकते हैं, या इसका समान नाम जो होता है वह एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन।
ये आपके क्या है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। तो बस बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो बस बच्चों आज की क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।